साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। एक लंबे समय के बाद हम एक ऐसी कहानी को समझाने आपके बीच आए हैं जिसको लेकर दुनिया भर में बातें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, आखिर ये क्या बला है? इसको आसान भाषा में और उन्हीं लोगों के बीच से आपको समझाने आए हैं जो इसको झेल रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी खेती बाड़ी में असर पड़ रहा है। तो हम नैनीताल ज़िले के जो रामगढ़ ब्लॉक है उसके एक गांव है गल्ला, वहाँ से इस कहानी को बताने की कोशिश करेंगे, खुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बला क्या है, ये पहाड़ के लिए कितना नई चुनौतियाँ पेश कर रही है, जो छोटे काश्तकार हैं उनकी जो बागवानी है, खेती बाड़ी है, इस पर कितना असर डाल रही है। क्योंकि ये बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी दिक्कत है तो ये मौसम परिवर्तन ही है, क्योंकि मौसम की वजह से इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए और इसकी जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है पीने के पानी पे और हमारे खेती के उत्पन्न पे पड़ रही है। लोगों को जितनी आवश्यकता है, खाने की जितनी आवश्यकता है, जो ठीक मौसम में जो आपूर्ति हो सकती थी, वो इस मौसम परिवर्तन की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। नहीं, नुकसान ये है कि मौसम परिवर्तन से कई सारे कीट व्याधियाँ बढ़ रही हैं, फल फसलों में नुकसान बढ़ रहे हैं और इसका जो तैयार होने का चक्र है वो भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, यहाँ पर ये फल बेल्ट के रूप में विकसित है, तो इसमें फल के साथ जाड़ों में जब ये पतझड़ वाली पेड़ पत्ते विहीन हो जाती हैं तो इसके नीचे हम लोग मटर बोते हैं। मटर की फसल का पत्ते आने से पहले हार्वेस्टिंग होती है, उस समय उसमें यहाँ गर्मी बढ़नी शुरू होती है, तो जितने भी कीट पतंगे अंडे देते हैं उनसे जो उनके लार्वे या कीट पैदा होते हैं वो अपनी क्योंकि नीचे हरियाली ख़त्म हो चुकी होती है और पेड़ों के ऊपर फल बनने शुरू हो जाते हैं, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी प्यास, गर्मी बढ़ने से, बारिशें नहीं होने से वो अपनी प्यास और भूख के लिए फलों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। शिशु अवस्था में ही बहुत सारे फलों को नुकसान कर देते हैं। ये उत्तरमुखी ज़मीन है जिसको नॉर्थ फेस कहते हैं। इसमें जबकि इसको बिल्कुल सुर्ख हरा भरा रहना था और फल की साइज़ बड़ी होनी थी, जब उत्तरी जोन पे ये हाल है, इसके विपरीत दक्षिण ढाल पे इसका आधा होगा ये फल। इसका नुकसान ये है कि इस वैरायटी को आड़ू की अर्ली जून कहा जाता है। कायदे से इसको जून के महीने में स्टार्ट होना था, तो ये अभी कलर देना शुरू हो गया है क्योंकि इसको पानी नहीं मिला है। और इस बार तो बिल्कुल जो छिटपुट बारिश हुई है वो इसके फुटाव की स्थिति में है। जब पत्ते कलियाँ खुलनी शुरू होती है उस स्टेज में बारिश तो ऐसी खास नहीं हुई। आसमान में बादल छाए रहे, जिसकी वजह से इनमें पर्ण कुंचन की पत्तियां विकृत होने की दिक्कतें आई है। यहाँ पर नहीं है, बहरहाल ये उस मौसम से कुछ हफ्ता या कुछ दिन आगे या पीछे इसमें फुटाव हुआ होगा, पर मैं टोटल में ज़्यादा देखता हूँ वो बीमारियाँ यहाँ पर आई हैं जो स्टार्टिंग में नहीं दिख रही थी। और किसको यकीन नहीं था कि इस साल ऐसी आड़ू पे इस तरह का प्रकोप होगा, क्योंकि मौसम पूरा सूखा था। नमी की स्थिति में वो बीमारी आती है। इस बार नमी न होने के बाद भी वो बीमारी आई है और बारिश नहीं होने की वजह से इसमें साइज़ नहीं आई। जिस मात्रा में हेल्थी है पौधा, इसकी साइज़ इस समय इसकी दुगुनी बनी रहनी चाहिए थी और इसकी नोक जो है ये पीली होनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत था तो 1990 के दशक से यूपी सरकार ने इस पूरी बेल्ट को फल पट्टी के रूप में विकसित किया। ये पूरा जो रामगढ़ का क्षेत्र है, जिसमें मुक्तेश्वर, रामगढ़,
सतबुंगा, ये जो तमाम क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर बरसात के समय बारिश कम होती है और वैसे ही पानी की किल्लत ये तमाम जो क्षेत्र है वो झेलता है। ऊपर इन गाँवों के ऊपर बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं और होटल हैं और उसकी वजह से जो उनके नेचुरल रिसोर्स हैं उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ा और नीचे के जो गांव हैं उनमें पानी कम होने लग गया और इसका असर सीधा पड़ा कि उनकी बागवानी और खेती पर। लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयोग किए, जो कैश क्रॉप है उसको भी उगाना शुरू किया और जो आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी, नाशपाती, इनकी भी फसलें उन्होंने तैयार करनी शुरू कर दी। लेकिन जब काश्तकारों को लगने लगा कि उनके लिए दोहरी मार पड़ रही है, एक तो मौसम की मार, असमय ओलावृष्टि होना, बारिश कम होना, सूखा पड़ना, और दूसरी तरफ ये जो जलवायु परिवर्तन है, इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था और वो खुद भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बारिश की जो निरंतरता है, जाड़ों में होना और गर्मियों में कभी कभार होना, वो नियमित रूप से नहीं हो पा रही 2-3 दशक से, तो उसका बड़ा प्रभाव उत्पादन पे, खेती किसानी पे पड़ रहा। और कुछ समय से, एक 5-7 साल से, एक जंगलों में जो आग का मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे भी मुझे लगता है कि औसत गर्मी बढ़ रही है। और दिक्कत ये है कि बारिश पहले हो नहीं रही है। जो बारिश होती है, उत्तराखंड में ज़्यादातर जंगल चीड़ के हैं और चीड़ में निरंतर आग लगती है। ये नहीं कि एक बार आग लग गई वो फिर उसके बाद नहीं लगेगी, 7 दिन के बाद फिर पत्तियां गिरती हैं, फिर आग लग जाती है। तो उससे होता क्या है, पहले बारिश होती नहीं है, जो बारिश होती है वो सीधे बह के नीचे को चली जाती है, तो ज़मीन बिल्कुल पानी पी नहीं पाती है, नमी बनती नहीं है। अभी भी मौसम सुदूर नियर हिमालय में अब भी छिटपुट बारिशें हो रही हैं, पर इधर को नहीं हो रही। ये लास्ट से हिमालय है, यहाँ पे जहाँ हमारा खेत अवस्थित है, जहाँ पे हमने बाग लगा रखा है, ये करीब 5,500 समुद्र सतह से ऊंचाई पर है, समुद्र तल से। तो इसके पीछे लास्ट 7वां हिमालय है, इसके पीछे बर्फ़ नहीं गिरती है, पीछे को तराई का एरिया, भाबर का एरिया आ जाता है। अभी जो हिमालय से, हमारी हिमानी नदियों से मॉइस्चर उठ रहा है जितना, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, बारिश नहीं हो पा रही है। और निरंतर इस साल तो जाड़ों में भी ठीक ठाक बारिश और बर्फ़ नहीं हुई है। तो इसका जो खामियाजा है, हमारे पेयजल को, पीने के पानी के स्रोतों को और खेती को बहुत बड़ा नुकसान है। बोटी को लाल का फला तू पाकल कब, ये बूटी को लाल का फला तू पाकल कब। गल्ला से अब हम बागेश्वर जिले में इंटर कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ समझ रहे हैं कि क्या वहाँ भी ऐसा ही है, क्या वहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो किस तरीके से वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट है, उसको प्रभाव कर रहा है। क्योंकि कौसानी चाय की बेल्ट के लिए जाना जाता है। कौसानी अपने जो त्रिशूल और जो चौखंबा और नंदा देवी, नंदा गुंगटी जो हिमालय रेंज है, उसके लिए जाना जाता है। तो वहाँ जाके समझते हैं कि आखिर वो जो गारुड़ वैली है, जहाँ से कोसी होते हुए निकलती है, जिस कैचमेंट से कौसानी के पूरे इलाकों से कोसी नदी निकलती है, तो वहाँ समझते हैं कि आखिर कितना असर पड़ रहा है। यहाँ पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, इसको मैं भी बारीकी से अध्ययन करता रहता हूँ। काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, पानी का स्तर काफ़ी कम हो चुका है, और जो कोसी नदी पहले काफ़ी ऊपर बहती थी, अभी वो काफ़ी धरातल की ओर जा रही है। और इसमें जो पहले पानी था और 27 साल में मेरे हिसाब से अभी वर्तमान में जो जल है ये आधा हो चुका है।
इसके कारण जहाँ तक मुझे लगता है कुछ तो बरसात का समय पर न हो पाना, और ये जंगलों में आगजनी जिससे काफ़ी स्रोतों को नुकसान होता है, स्रोत सूख जाते हैं वो। और तीसरा, इसमें से काफ़ी क्षेत्र सोमेश्वर घाटी से लेके यहाँ तक सिंचित क्षेत्र भी है जो नदी से पानी को लिफ्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी कोसी में काफ़ी पानी कम हुआ है। मेरा मानना ये है। बहरहाल हो सकता है कोई और भी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेनली यही रीज़न है इसके, पानी जो प्रत्यक्ष में कम हो रहा है। अभी शूटिंग के दौरान एक ऐसा घटना घट गई है या ऐसी हमारे लिए सामने परेशानी आ गई कि हम परेशान हो गए कि करें क्या। एकदम मन जो है वो व्यथित हो गया, परेशान हो गया। हुआ यूँ कि कोसी नदी, ये इस समय कोसी नदी है, कोसी नदी अल्मोड़ा और जो बागेश्वर का बॉर्डर है यानी कौसानी के इलाकों से वो नदी बहती है और ये पूरी अल्मोड़ा की लाइफ लाइन है। तो इसको शूट कर रहे थे और महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उसी दौरान कुछ मैंने ड्रोन के शॉट जो आपने देखे अभी इस नदी को शूट कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कुलें का पेड़ होता है, कुलें जिसको हम चीड़ कहते हैं, उसकी पत्तियों में वो फंस गया और ऐसी जगह पर फंसा जहाँ से वो अगर हवा के झोंके से नीचे गिरता तो सीधे नदी में गिर जाता, और नदी वहाँ पर गहरी है, पानी गहरा है, और अगर नदी में गिरता तो वो ख़राब हो जाता या टूट जाता। इसी बीच में सड़क पर ये सोच रहा था कि कैसे इसको उतारें। हमारे साथी महेश गलिया वो भी सोच रहे थे। तभी एक नवीन जो है वो नेपाली एक युवा है वो आया और उसको हमने अपनी परेशानी बताई और उसने कहा कि ठीक है मैं उतार दूंगा, और उसने वो कुलें के पेड़ में चढ़ा और उसको उतार दिया और बिल्कुल सुरक्षित उतार दिया। तो हमारी जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई और जो हमने उसको मेहनताना देना था उस उतारने का, और 5 मिनट में उसने ये उतार दिया। चलिए वापस आते हैं। ये कोसी नदी है। कोसी नदी भी क्या जलवायु परिवर्तन का असर झेल रही है? क्या ये नदी और इसका जो पूरा इकोसिस्टम है क्या वो परेशान है? क्या इसमें जो पहले 50 साल पहले जो इकोसिस्टम था, जो इसकी पूरी मछलियां हैं या और भी जो जलीय जंतु हैं वो इसमें रहते थे, क्या वो बदल गए हैं? ये एक लंबा चर्चा का विषय है पर्यावरण के शोधार्थियों के लिए और जो इसके स्टूडेंट हैं। हम इसी खोज में हैं कि अगर पर्यावरण बदल रहा है तो कितना बदल रहा है, और हम जब गल्ला से निकले देखते हुए जगह जगह ये शूट करते हुए कि कितना चेंज आ रहा है, कितना बदल रहा है, तो कोसी नदी के ये इतनी महत्वपूर्ण है इस अल्मोड़ा ज़िले के लिए कि अब हम उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के पानी से सिंचाई हो रही है। जो निचले सेरे वाले खेत हैं जो नदी के किनारे हैं, और इसी के पानी को एक बड़ी क्षेत्र की आबादी जो है अल्मोड़ा ज़िले की वो इसको पी रही है, और उसके बाद ये नैनीताल ज़िले में चली जाती है। कि खैर परिवर्तन तो कुछ है, कितना भयंकर है, कितना विनाशकारी है, कितना ठीक है, क्योंकि जलवायु में बदलाव होते ही हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जलवायु में बदलाव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा होता रहता है। लेकिन कभी वो इतना क्या कहते हैं उसको, ड्रास्टिक कहते हैं ना, मतलब तीव्रता से होता है कि उससे जीवों में, पौधों में और जो भी कुछ है धरती पर, उस पर असर पड़ जाता है, वो उसका विनाश जैसा होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन तो है, उसका कुछ असर ये भी होता है कि लोगों ने जो अपनी परंपरा बना रखी है, जैसे आपको भी पता होगा कि हमारी माताएं जानती हैं कि कब कौन सा बीज बोना चाहिए, गेहूं कब बोना चाहिए या धान का रोपा कब लगेगा, ये सब जानती हैं। लेकिन आजकल मौसम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, इस साल तो शायद नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, पर कुछ 2-4 साल पहले ऐसा हुआ था कि वर्षा इतनी देर में आई कि कुछ लोगों ने तो वैसे ही नदी के पानी से जैसे तैसे रुपाई कर दी, पर उनकी अन्य लोगों की रुपाई रह गई जिनके पास नदी का पानी नहीं पहुंच रहा था।
जलवायु परिवर्तन का ये जो एक नारा है कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसको अगर समझना है आपको तो किसी गांव के माइक्रो लेवल पर जाकर आपको स्थानीय लोगों से बात करनी होगी। तो उसी की खोज जारी है कि वाकई में हो भी रहा है या केवल ये एक भ्रम है। जब हम नैनीताल से चले तो अल्मोड़ा होते हुए हम बागेश्वर ज़िले में इस लखनी गांव में पहुंच गए। तो आइए जानते हैं जो हेमंत बोरा है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, कि वो क्या सोचते हैं। बेसिकली देखिए, जहाँ तक का ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है, या ये हम इस चीज़ को हो सकता है कि समटाइम्स वी आर सपोज टू बी जार्गनाइज ऑल द थिंग्स। हम जार्गनाइज करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ का डर दिखाते हैं, किसी चीज़ को हम बैन करते हैं, किसी चीज़ को जो है वो कभी कभी पॉलिटिकली भी होता है, कभी कभी वो सोशली भी होता है, कभी कभी जो है हमारे प्लेनेट के लिए भी बात आती है कि हमने ज़मीन का जितना कोयला था, जितना दबा था, वो आपके कैम्बियन प्री कैम्बियन स्टेज में जितना भी जो बड़े बड़े वृक्ष थे दब गए, या सरीसृप जो वगैरह जो रेप्टाइल्स थे वो दब गए, वही तेल बना। आज हमने उस तेल को ऊपर फेंक दिया, तो हमने एक तरीके से धरती को शीर्षासन करा दिया। एक तरीके से देखते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारी नीड ऊर्जा की थी, हमारा जो चेतन जगत है उसमें जो है सहूलियतों की भरमार हो गई। सहूलियतें जो है तकनीकी ने दी, तकनीकी ने जो है हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रिकर्सर, एक माध्यम बनाया सुविधाओं के साथ करने का। तो हमारा जो जुड़ाव है ज़मीन के साथ इतना नहीं रहा। जब फिर अल्टीमेट चीज़ जो है कि आदमी के लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है सुरक्षा और भूख, जब हम भूख पे बात आते हैं कि आपको जो है फिर इस पर लौटना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए जो है आप हाइड्रोपोनिक्स ले लें, एक्वापोनिक्स ले लें, ये बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ज़मीन जिस पे जो है पूरी हमारी संस्कृति टिकी हुई है, हमारे तीज त्यौहार से लेकर हर चीज़ इससे टिका हुआ है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब हम होली कब बनाएं? जब गेहूं पक जाएगा, या मतलब बहुत सी चीज़ें इस तरीके की हैं जो हमारे उस पर संस्कार परंपरा से जुड़ते हुए चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो निसंदेह ये चीज़ ये है, अगर हम इसको पॉलिटिकल कनोटेशन में देखें तो आज जो है अगर 10 साल के बाद डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो वो आपका उसके ऊपर एक लेयर बना रहा है, क्योंकि उसमें जो है इकोनॉमिक का फंडा है कि इकोनॉमिकली जो है आपको नया देते रहना है। वो जो भूख है, वो जो सुविधा की भूख है, उसको जो है बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें जो है की जाएंगी। परिवर्तन की जो कहानी हम बताने की कोशिश कर रहे थे माइक्रो लेवल का उदाहरण देकर, वो जब हम यहाँ पर हेमंत बोरा जी से चर्चा हुई तो उनका नज़रिया अलग है। और अगर पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, एक तरीके से कहा जाए। फिलहाल ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा लखनी गाँव में जहाँ हेमंत जी ने ये पूरा बगीचा तैयार कर रहे हैं, इसकी एक अपनी कहानी बनती जाएगी। 50 साल 20 साल बाद जब यहाँ पर लोग आएंगे, रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे, बॉटनिस्ट के, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, और पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए, तब वो शायद समझ पाएंगे। और मैं अभी शुरुआत से देख रहा हूँ, आगे भी भविष्य में यहाँ आऊँगा तो काफ़ी अच्छी लैंड है, लगभग 1500, 1400, 1500-1600 मीटर है ऊपर। इसके जो चीड़ के पेड़ हैं उसके ऊपर बहुत हाइट में, क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है और बांझ ऊपर जब रहता है तो उसके नीचे वाले इलाकों में पानी आता है, तो ऊपर बांझ का जंगल है, ऊपर आसपास गांव भी है, लखनी गांव है। पुराना पुश्तैनी एक मकान है, मिट्टी पत्थर से बना हुआ। तो ये इस पूरे जो बगीचा है
इसका एक आकर्षण है। और मेरे हिसाब से इस बगीचे को अगर कोई नाम देना चाहें तो ये हम इसको एक गांव से भी जोड़ सकते हैं, लखनी हाउस भी दे सकते हैं या लखनी फार्म भी दे सकते हैं। और जो यहाँ पर जैसे केले, लगभग सीट्रस पौधे हैं, केले हैं, आपका आड़ू भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भ्यूल भी है, यहाँ पर बहुत सारी जो पौधे हैं जो इस हाइट में अमूमन होते हैं, यानी जो हम आम भी यहाँ पर उगा सकते हैं। हम यहाँ पर सेब का भी जो हाई डेंसिटी सेब की प्रजाति है वो भी उगा सकते हैं। कुल मिला के यही, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस बेल्ट को चुना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। 10-15 साल पुरानी में उसमें है डला गुड़। ये सरसों की खल है, गुड़ डला इसमें, ये नीम की खल है ना, गुड़ उसमें डला, ये खल की खाद है। उपयोग करना पड़ेगा। अभी जैसे पत्तियां होती, कीड़ों का आक्रमण बढ़ता है तो करेंगे इसको। शादी है क्यों? चलो, ये संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं खेत में। जैसे इसकी मटर थी, मटर हमने काटी नहीं, पौधे हरी मटर को ट्रैक्टर से काट के खेत में ही छोड़ दिया। तो नीचे जो डेले ट्रैक्टर ने फाड़े घासें, वो भी नहीं उठाई खेत से। अभी तक का देखिए जो कुछ ट्रेंड हैं, कुछ जो है नई चीज़ें आ रही हैं। नई चीज़ों में जो है मैकेडेमिया आ रहा है, मैकेडेमिया नट आ रहा है, और जो ट्रेंड में जो है उसमें कीवी वगैरह आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कीवी, मैकेडेमिया, पार्सिमॉन, ये सब चीज़ें यहाँ पर उग रही। साथ में आपके जो रूटीन में होती हैं चीज़ें, सब्जियाँ वब्जियाँ, वो चीज़ें उगा रहे हैं। और उसको कहीं पॉली हाउस का वो नहीं दिया है हमने, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो है एक बेवजह की चीज़ जो है वो पैदा करके उसमें जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ाई जाती है। इस चीज़ पे नहीं गया हूँ। जब फल होगा इसका तो कैसे होगा, मतलब कैसा फल? अखरोट की तरह का टाइट हार्ड होगा, क्लास से उससे टूटता है। यदि बहुत शीशु नहीं, 1 मीटर तक जाएगी इसकी जड़, 2 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब है 5-10 मीटर। जी और गलिया जी से, जैसे यहाँ पर को हम अपना दवाइयाँ बनाते हैं ऑर्गेनिक, जैसे 10 पानी हो गया, और ये हमारे जितनी भी फसल लगी है इस पे ऑर्गेनिक जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये सीखने को मिला। हमने गल्ला पे, तो हमारा क्या है कि जैसे गल्ला पे खेती बाड़ी होती है वही सेम होती है, हमारे घर पे भी सेम ही होता है। तो बाकी यहाँ पर को गलिया जी से सीखने का यही मिला कि सब्जियों पे उत्पादन करना है जैसे, और ये धान पे हो गया, इस चीज़ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी। एक बड़ी फिजिकल चीज है। जैसे हैंड टूल है, हमने आदत डाली हैंड टूल से, यानी कि जो एक कंपनी है, मैं आपको दिखाऊं,
ये टूल है, देखिए ये टूल है ना, ये तो ऐसे ही है, ये तो इस तरीके के ना, ये हल्के भी हैं और कामयाब भी हैं। उनको अच्छा लग रहा है। पहले तो वो शर्माई कुछ जो है वो हिचक लगी ना, लेकिन महसूस हुआ अरे इससे तो बढ़िया काम हो रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ी है ना। कि लोगों को जो है जैसे ही हम देते थे ना कि यार वो बड़ा उससे कहते थे, अगर कोई लाया तो बड़ा इतरा रहा है। जैसे साइकिल पे हेलमेट पहन के जाएगा तो उससे भी जो है लोग नाक बहुत सिकोड़ेंगे। ये एक तरीके से वीडर है, हैंड वीडर है, और ये जो है ये रिज बनाते हुए चलेगा। ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे वो हमारा दो बैलों का हल लगाते थे तो वो एक रिच बना के जाता है। ये सिर्फ ड्रिल है साहब, इसका काम है इस ऊबड़ खाबड़ और छोटे छोटे खेतों में। हाँ, ये सिंगल चलता है। ये जितनी मशीनें सबका उपयोग है, सबका उपयोग है, उपयोग का चुकन सब। बहुत मुश्किल। भरा भरा है। ये रोटी बनाने का फायदा क्या है रवि? कोई मतलब ही नहीं, बस ऐसा बना है, बस बढ़िया बना है। बाबू जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा दिन में रोटी कौन खाता है? अरे खाना चाहिए, एडजस्ट करनी लागने रहे। जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझने के लिए हमने अलग अलग उदाहरणों से आपको बताया, अवगत कराया और खुद भी दिखाने की कोशिश की क्या वाकई में ये एक भ्रम है या वाकई में माइक्रो लेवल पे यानी बहुत छोटे स्तर पर भी हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो गड़बड़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सुधारा कैसा जाए, तो फिर उस उत्तर को ढूंढने के लिए भी हमें उस माइक्रो लेवल पर यानी गांव और छोटे तोक के स्तर पर भी जाना पड़ता है कि जहां पर हम हर तरीके के पेड़ लगाएं, हम कैश क्रॉप भी लगाएं, परंपरागत खेती भी करें और एक मॉडल प्रस्तुत करें। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने, किसानों ने और सरकार की कई नीतियों ने ऐसे मॉडल भी प्रस्तुत किए हैं जिससे ये लगने लगा कि उस इलाके में छोटे सी जगह पे हमने तितलियों को भी आने दिया, भंवरों को भी आने दिया, जंगली जानवरों को भी आने दिया। हमने नहीं सोचा कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबका अधिकार है, जितना मानव का है उतना ही उन छोटे कीट पतंगों से लेकर उन सभी जानवरों का है। और तभी हम उस पूरे क्षेत्र में यानी उस पूरे छोटे से स्तर पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब पूरी धरती ही गर्म होती जाएगी? तब क्या होगा जब पूरे ग्लेशियर ही पिघलते जाएंगे? तब क्या होगा जब पानी के लिए ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर भी तमाम बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ही दिए हैं। फिलहाल रूरल टेल्स की कहानियाँ आगे भी जारी रहेंगी। इन कहानियों से आपने क्या समझा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।